नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज कुछ बुनियादी मुद्दों पर बातचीत करने जा रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी। तो अनुपम जी को सीधे जोड़ लेते हैं और फिर जरा सीधे मुद्दे पर आ ही जाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। अनुपम जी, कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार और वंशवाद ये अब बड़े मुद्दे नहीं रह गए हैं, चुनावी मुद्दे नहीं रह गए हैं और जाति, समुदाय जो असल मुद्दे हैं एक्चुअल में मतदाताओं के सामने या किसी भी चुनाव में जो होने चाहिए, ये जाति और समुदाय ये दोनों भारी पड़ते हैं। बहुत पहले मुझसे एक कांग्रेसी नेता ने कहा था कि क्या भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार मचा रखा है। बड़े नेता ने कहा था भ्रष्टाचार अब भारत में कोई मुद्दा नहीं बचा है। अच्छा देखिए, कुछ आयरनी ऐसी थी कि उन्होंने कहा और उसके तुरंत बाद ये 2G 3G और कॉमनवेल्थ ये सारे स्कैम एक एक करके आने लगे और ये कांग्रेस पर बहुत भारी पड़े। तो अपने अपने वोट बैंक की भी बात होती है साहब। जैसे कांग्रेस के वोट बैंक पे भ्रष्टाचार के मुद्दे भारी पड़े। समाजवादी पार्टी हुई, राष्ट्रीय जनता दल हुई, बसपा हुई, इन सब जो क्षेत्र है, डीएमके हुई और इन सब पार्टीज का, अब जैसे केजरीवाल को आप कुछ भी कह लें, पर केजरीवाल का जो वोटर था उसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुद्दा उन पर भारी पड़ा। केजरीवाल के वोटर का केजरीवाल से मोहभंग हुआ। परंतु अगर आप सोचें कि राष्ट्रीय जनता दल के वोटर का मोहभंग हो जाएगा तो फिर वो गलतफहमी, वो एक देखिए, एक कास्ट नैरेटिव, एक जाति नैरेटिव इस तरह गढ़ दिया गया है कि जब आप कहते हैं कि साहब लालू यादव ने भ्रष्टाचार किया, उनको कोर्ट ने सजा सुनाई, तो कहते हैं जगन्नाथ मिश्रा ने किया था तो वो ठीक था, एक पिछड़ा कर लिया तो आपके पेट में दर्द होने लगा। अब इसका आपके पास क्या जवाब है? तो जबकि जगन्नाथ मिश्रा को भी सजा हुई थी, तो जगन्नाथ मिश्रा की राजनीति खत्म हो गई, लालू यादव की राजनीति पर इस मुकदमे से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपने अपने वोटर की भी बात होती है साहब। केजरीवाल की राजनीति को झटका लगा, कांग्रेस की राजनीति को झटका लगा। पर यदि आप सोचें कि समाजवादी पार्टी का वोटर अखिलेश यादव से पूछेगा कि जिस खानदान में किसी ने आज तक एक पैसे का काम नहीं किया और जिसमें मुलायम सिंह जी एक प्राइमरी के टीचर ही थे, अगर वो आज कई हजार करोड़ का मालिक है तो कैसे है? तो ये संभव नहीं। लेकिन अनुपम जी, जो कन्विक्टेड है, कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था रविशंकर प्रसाद की, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बेशर्मी की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा। तो रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इनको पता है इनके पिताजी चारा घोटाले के 4 अलग-अलग केसों में कुल मिलाकर के 32 साल 5 महीने की सजा कोर्ट उनको सुना चुकी है और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रहेगा। और उसके बाद तो रेलवे का घोटाला, आईआरसीटीसी का घोटाला इसी परिवार ने कर रखे हैं। तो जो कन्विक्टेड हैं या जिनके ट्रायल शुरू हो चुके हैं, चार्जशीट पेश हो चुकी है, वो इतने साहस या दुस्साहस के साथ या बेशर्मी के साथ इस तरह की बातें कैसे कर लेते हैं? या तो जनता को मूर्ख समझते हैं या अपने को बहुत सियाना समझते हैं। केजरीवाल तेजस्वी यादव सिर्फ भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस नहीं बता रहे थे। पहली बात तो देखें, तेजस्वी यादव खुद भी जमानत पर है, खुद भी जमानत पर है। आप देखें, इसको इस तरह कंपेयर करें कि इतने लंबे राजनीतिक जीवन में
नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे एक ही आरोप लगा कि साहब आतंकवादी का एनकाउंटर करा दिया सोहराबुद्दीन का, और उसमें भी जब तक क्लीन चिट नहीं मिल गई तब तक अमित शाह ने किसी भी तरह के पद को ग्रहण नहीं किया। उसके पहले लाल कृष्ण आडवाणी भी ये आदर्श प्रस्तुत कर चुके थे। हवाला मामले में, हवाला मामले में से नाम आ गया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और कहा था चुनाव ही नहीं लड़ूंगा जब तक नाम क्लियर नहीं होगा, और अगला चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था। अब आप देखें इन, और आरोप क्या है साहब? आरोप यह है कि एक आतंकवादी का एनकाउंटर कर दिया। स्टोरी क्या है? उस स्टोरी को उठाने वाले राजदीप सरदेसाई उसके 9 साल बाद कोर्ट में लिखित माफी मांग चुके हैं, कह चुके हैं कि कोई स्टोरी थी नहीं, मैंने मन से गढ़ी थी। तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है जेल जाने योग्य है, मुकदमा चलाने योग्य है। और उसके बाद आज तक अमित शाह ने विक्टिम कार्ड नहीं प्ले किया। आज तक ये नहीं कहा कि मेरे साथ गलत हुआ, कोर्ट ने गलत। जस्टिस आफ्ताब आलम ने अमित शाह की जमानत होते हुए सुमोटो एक फैसला सुना दिया, जबकि उस समय गुजरात हाईकोर्ट में छुट्टी थी, और 2 साल तक अमित शाह को गुजरात में घुसने नहीं दिया। वो दिल्ली में 1.5 कमरे में गुजरात भवन में पत्नी समेत पड़े रहे। पर आज तक आपने अमित शाह को इसका विक्टिम कार्ड प्ले करते देखा? नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए 7-7 घंटे आगे सीबीआई को बयान देते थे। लोगों ने उनसे पूछा कि साहब आपका विक्टिमाइजेशन हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कुछ गलत नहीं हो रहा है, सीबीआई का काम है सवाल करना, और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे मेरा काम है उसको जवाब देना, और मैं दे रहा हूं। आज तक नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा विक्टिमाइजेशन हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। राहुल गांधी को सीबीआई से पूछताछ के लिए बुला लेती है तो कांग्रेस सीबीआई का दफ्तर घेर लेती, ईडी का दफ्तर घेर लेती। ममता बनर्जी सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार करवा लेती हैं, ईडी के अधिकारियों पर पत्थर चलवा देती है। सुप्रीम कोर्ट सिद्धारमैया और स्टालिन के मामलों में कहती है कि नहीं, उन्हीं लोगों ने गलती की है, वही लोग जांच करेंगे। जस्टिस गवाई के दोनों आदेश, ईडी को जांच करने तक की अनुमति नहीं। एक मोदी और अमित शाह को छोड़ दिया जाए तो इस देश का हर नेता भ्रष्टाचार के मामले में या तो आरोपित है या जमानत पर है और या सजा याफ्ता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो फलाना जब घोटाला हुआ था तो मैं नाबालिग था। पहली बात तो अभी जो हाल का घोटाला जिसमें आपको जमानत लेनी पड़ी उसमें आप बालिग थे। दूसरी बात, क्या तेजस्वी यादव स्वयं से ये बात नहीं पूछते कि उन्होंने आज तक 1 रुपए का काम नहीं किया और दिल्ली में वो अरबों की कोठी में बैठे हैं? कहां से आई वो? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अरबों की कोठी है साहब। कह तो रहा हूं कि दिल्ली में अरबों की कोठी में बैठे हुए तेजस्वी यादव अपने आप से सवाल नहीं करते कि साहब मैंने तो जीवन में 1 रुपए का काम नहीं किया, मेरे नाम पे इतनी बड़ी बड़ी कोठियां कैसे हैं? एक और मजेदार बात देखिए, तेजस्वी यादव ने क्राइम पे भी 0 टॉलरेंस बताया। अब ये बात अपने आप में इतनी हास्यास्पद है, शहाबुद्दीन के लड़के को टिकट देने के बाद अब क्राइम पर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। आपके आसपास ऐसे विधायक चल रहे हैं जिनके इलाकों में शाम को 7 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे। आज भी वो विधायक हैं, आपके राइट हैंड है, आपके लेफ्ट हैंड, और आप कहते हैं कि क्राइम पे 0 टॉलरेंस। तेजस्वी यादव के आने की उम्मीद मात्र से राष्ट्रीय जनता दल के लोग, आप सोशल मीडिया पे देखें कैसा गदर काटे। तो अब इसका क्या इलाज है? लेकिन ये क्या और भी ज्यादा आश्चर्यजनक और हास्यास्पद नहीं है? या अब पब्लिक ने इसको, जैसे प्रधानमंत्री ने एक शब्द का यूज किया था न्यू नॉर्मल, तो पब्लिक ने भी इसको न्यू नॉर्मल मान लिया है कि जो चार्ज सीटेड है, जो जमानत पर है, वो अपने आप को सीएम फेस के रूप में घोषित करवाएगा, या जो नेशनल हेरल्ड केस में अंडर ट्रायल है वो भावी प्रधानमंत्री के तौर पर घूमता रहे। और ये वो भी जमानत पे है, वो भी जमानत पे, उनकी माता जी भी जमानत पे है, उनका बहनोई भी जमानत पे है। तो ये न्यू नॉर्मल हो गया है क्या? और पब्लिक ने भी क्या एक्सेप्ट कर लिया है कि इन लोगों से कोई सवाल ही नहीं पूछना है कि भाई इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले हैं तुम्हारे ऊपर,
मतलब 2000 करोड़ रुपए का तो आरोप घोटाले का अकेले दिल्ली की जो संपत्ति है नेशनल हेराल्ड की, उसका लगा हुआ है इनके ऊपर। देखिए, न्यू नॉर्मल इस तरह समझें आप कि आतिशी मारलेना का एक वीडियो जारी हुआ था, वायरल हुआ था। उसमें वो कह रहे थे कि भाजपा को हराने के लिए अपराधियों को, चोरों को, डकैतों को भी वोट देना पड़े तो दे दो। तो ये जो राजनीति है इस समय विपक्ष की, वो घृणा से उत्पन्न है। एक ऐसी घृणा जिसमें कुछ लोग मोदी से घृणा करते हैं, कुछ भाजपा से करते हैं, कुछ योगी से करते हैं, कुछ आरएसएस से करते हैं, कुछ हिंदुओं से करते हैं, कुछ हिंदुस्तान से ही करते हैं। तो ऐसी घृणा से जो उत्पन्न राजनीति है, उसी का ये आतिशी मारलेना का वीडियो था कि आरएसएस को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए चोर, डाकू, डकैत जिसको वोट देना हो दो, बस इनको। लेकिन साहब, जब व्यापक आप सोचते हैं, थोड़ा सा बड़े कैनवास पर सोचते हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी क्या कटघरे में नहीं खड़ी है? आप आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि के चेहरों को टिकट देना और जिताना, ये मैं कहूंगा ये सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों तक सीमित नहीं है। अब ये आरोप तो भाजपा तक भी आ गया है। वही मैं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी अपना चाल चरित्र और चेहरा अलग बताती थी, परंतु सत्ता में 11 साल के बाद जब आप देखते हैं तो आपको इनकी पार्टी में भी तमाम दागी, आरोपित, जमानत पे, बाहुबली, सब तरह के लोग नजर आते हैं। तो अब ठीक है, ये तो एक अपना एक समाज है और एक पुराना सोशियोलॉजी का फंडा है कि साहब, कोई भी व्यवस्था अपने समकालीन समाज से बेहतर नहीं हो सकती। जैसा समाज होता है वैसी जुडिशरी होती है, वैसी पुलिस होती है, वैसी मीडिया होती है, वही पॉलिटिक्स होती है। समाज का हर अंग आफ्टर समाज से ही निकल कर आता है, मंगल ग्रह से तो आता नहीं। तो कोई भी व्यवस्था या कोई भी इंस्टीट्यूशंस अपने समकालीन समाज से बेहतर नहीं हो सकता। अब आज की तारीख में भी मैं अक्सर लोगों के लिए भी कहता हूं कि हम टैक्स की चोरी करते हैं, सेल टैक्स की चोरी करते हैं, रजिस्ट्री की चोरी करते हैं, बिजली की चोरी करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा डीएम, सीएम और पीएम बड़ा ईमानदार रहे। अनुपम जी, अभी अगर हाल के वर्षों या 1-1.5 दशक की बात करें, तो सर्वाधिक निराश अगर किसी ने किया है तो वो अरविंद केजरीवाल है। मैं कई बार अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठ करके, और एक दो मित्र हैं इंडियन एक्सप्रेस में आजकल सीनियर एडिटर श्यामलाल जी, वो आकर के बैठते थे, बात करते थे। मैं लड़ जाता था अरविंद केजरीवाल के लिए कि नहीं नहीं, नई संभावनाएं हैं इस आदमी में, ये कुछ नई बात कह रहा है, कुछ अलग बात कह रहा है। इस देश में भ्रष्टाचार से लड़ना बहुत जरूरी है, व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है, और ये काम कर रहा है। लेकिन क्या हुआ? वो खुद शराब घोटाले में आकंठ डूबा हुआ था, और केवल शराब घोटाले में नहीं, अलग अलग महकमों में जो भ्रष्टाचार है उसकी सड़ांध अब सुनाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है, महसूस हो रही है। बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे मुकदमे इस समय उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसकी बेशर्मी देखिए आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या ये न्यू नॉर्मल हो गया है, और क्या ये ऐसे ही चलेगा अब हिंदुस्तान में? देखिए, जहां तक हमें अरविंद केजरीवाल की बात है, मैंने तो 11 महीने उनको अपनी गाड़ी कमाई से चंदा दिया, तो मैं इसीलिए अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल हो जाता हूं। अरविंद केजरीवाल ने तो, जैसे सुदर्शन की कहानी थी हार की जीत, उसमें उन्होंने ऐसा भरोसा तोड़ा है कि साहब, अब दोबारा शायद किसी राजनीतिक पार्टी या राजनेता पर भरोसा कर पाना संभव नहीं होगा। लेकिन इन सब बातों से हटकर भी अगर आप देखें और 2 मिनट के लिए अपना घृणा का आदमी चश्मा उतार दे, तो कम से कम भ्रष्टाचार का कोई मामला आज सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा समय बिताने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन सब पे, किसी पे, यहाँ तक कि जिनको लेकर एक बवाल किया जा रहा है गडकरी, उन पे, और या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा,
जेपी नड्डा से भी बहुत लोग नाराज होते हैं, लेकिन आप देखें ये तमाम नेताओं पे भ्रष्टाचार का तो कोई आरोप नहीं है। रेल मंत्री, आप सोचें, रेल का पहली बार मैं ऐसा ही रेल मंत्री देख रहा हूं जिस पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। वित्त मंत्री पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। कॉमर्स मिनिस्टर पे कोई आरोप नहीं है। पीयूष गोयल पे आरोप नहीं है। अश्विनी वैष्णव पे आरोप नहीं है। तो निर्मला सीतारमन पे आरोप नहीं है। कानून मंत्री पे नहीं है। तो आप देखिए विदेश मंत्री पे नहीं, तो भ्रष्टाचार के आरोप तो साबित सरकार में नहीं। अमेरिकी सीनेट में आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले एक रिपोर्ट पेश हुई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि साहब भारत के जो मिनिस्टेरियल लेवल है, जो भारत का मंत्रालय का स्तर है, वहां पर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। अब नीचे की बात अलग है। तो अब भाई मानने की बात है। बाकी मैं लगता हूं, मुझे याद नहीं आता ओंकार जी की कोई सरकार अपने तीसरे टर्म में हो और उसके ऊपर आप चिल्लाते रहिए अडानी अंबानी चिल्लाते रहिए, पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का देखिए भाई, ये तो हम पूंजीवाद की तरफ 91 में ही टर्न हो चुके थे। अभी आप देखिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आए थे और अपने साथ 125 उद्योगपतियों को लेकर आए थे। तो हर देश के प्रधानमंत्री, हर देश के नेता का ये दायित्व है, फर्ज है कि जब आप विदेश जाएं तो अपने उद्योगपतियों को पूरी दुनिया में पैर पसारने का आप अवसर प्रदान कराएं। दुनिया का फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, अपने साथ कितना बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेके आए थे जिसमें 90% लोग बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे। तो आप ये अडानी अंबानी कुछ भी कह लें, पर हकीकत ये है कि मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म में है। मुझे याद नहीं आता नेहरू से लेकर मोदी तक कोई और ऐसा नेता हो जिसके ऊपर इसके बाद कोई भ्रष्टाचार के कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। यहां तक कि नेहरू का भी जीप स्कैंडल आ गया था, बहुत जल्दी आ गया था जीप स्कैंडल। तो न्यू नॉर्मल आप कोई भी कह ले, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने 12वें साल में जाने वाली है और इसके ऊपर अभी तक भ्रष्टाचार के आरोप तो नहीं। 8 साल से ऊपर हो गया है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। अभी आपने एक वक्तव्य देते हुए कहा कि कुछ लोग हिंदू विरोधी हैं और कुछ लोग हिंदुस्तान विरोधी भी हैं। इस पर हम लोग पहले भी वैसे चर्चा कर चुके, लेकिन फिर से करना जरूरी है क्योंकि विषय आज का ऐसा ही है। ये लोग नक्सलवाद का, परोक्ष रूप से आतंकवाद का, अलगाववाद का, ऐसे तत्वों का समर्थन करते हैं जो रेड हैंडेड देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए, गिरफ्तार किए गए और जिनको एनएसए में उठा करके जेल में डाला गया। ऐसे लोगों का समर्थन आप कैसे कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा इसमें संशोधन करना चाहूंगा। आपने एक बात कही कि परोक्ष रूप से समर्थन करते हैं। ये परोक्ष रूप क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बाकायदा स्टेटमेंट, लिखित स्टेटमेंट जारी करके कहा कि साहब नक्सलवादियों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी जानी चाहिए, नक्सलवादियों की शर्तें मान लेनी चाहिए। बिहार में चुनाव हो रहा है, दीपांकर भट्टाचार्य का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे मैं तो आज भी नक्सलवादियों के साथ खड़ा हूं। तो ये परोक्ष कहां है? ये तो प्रत्यक्ष नहीं, डंके की चोट पे समर्थन है। वो तो कोई माओवादी कह रहा है अपने को, कोई मार्क्सवादी कह रहा है, कोई लेनिनवादी कह रहा है, वो तो खुलेआम डंके की चोट पे समर्थन है साहब। एकेडेमिया से इतना बड़ा समर्थन आ रहा है, एनजीओ के बहाने समर्थन आ रहा है, वो तो आपको सब नजर आ रहा है, एकदम साफ है। तो दूसरी बात, सिर्फ नक्सलवाद का क्यों, आप तो आतंकवादियों का भी समर्थन करते हैं। आपके यहां तो आतंकवादी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठते थे, डिनर करते थे और गिफ्ट लेके जाते थे। आप तो कमाल कर रहे हैं साहब, मैं क्या कहूं। मतलब मुंबई हमले को आपने आरएसएस पे थोपने का प्रयास किया। अखिलेश यादव की सरकार ने 2 दर्जन आतंकवादियों से मुकदमे ही वापस ले लिए, और ये वो आतंकवादी थे जिन्होंने लखनऊ में, बनारस में, मथुरा में बॉम्ब ब्लास्ट किए थे जिसमें लोग मारे गए थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके डिसीजन को रोकते हुए कहा अखिलेश यादव से, क्या आप इनको पद्मश्री देना चाहते हैं? इसमें परोक्ष समर्थन कहां है साहब? डंके की चोट पे है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पूछ रहा है कि क्या आप आतंकवादियों को पद्मश्री देना आपका रह गया बस? तो इसमें कहीं कोई लुका छुपा समर्थन तो है ही नहीं भाई। लालू यादव आज अगर तेजस्वी यादव शाहबुद्दीन के लड़के को टिकट दे रहे हैं, इसके पहले लालू यादव शाहबुद्दीन को टिकट देते थे। और आपको याद होगा लालू यादव ने ओसामा बिन लादेन, दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी का एक हमशक्ल बैठाया था अपने साथ पब्लिक रैलीज में, उनको लेकर टहलते थे। वो ओसामा बिन लादेन को लेकर टहलते थे, चुनाव प्रचार करते थे। इसमें कोई भी चीज परोक्ष कहां है? ये तो खुली नंगी डंके की चोट पे। एक और पहेली है साहब, इसको सुलझाइए। हम जानते हैं इनकी ग्रंथि क्या है। जैसे पुलवामा हुआ था, उस समय हमने देखा था कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए। संयोग कह लीजिए, दुर्योग कह लीजिए, या वो दिन ऐसा खराब था कि उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अभयारण्य में शूटिंग प्रस्तावित थी, एक जाने माने विदेशी प्रस्तोता के साथ में, जंगल में जो अपने वीडियो बनाता है और काफी जाना माना नाम था वो, उसके साथ उनकी शूटिंग थी। उस दिन पुलवामा हुआ तो कांग्रेस ने बहुत बेशर्मी के साथ लोगों को बरगलाने उकसाने के लिए और प्रधानमंत्री की छवि को बर्बाद करने के लिए कहा कि जिस समय पुलवामा हो रहा था प्रधानमंत्री तो शूटिंग में व्यस्त थे। उसके बाद फिर वहां के जो राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक, उनको भी टूल बनाने की कोशिश की गई, उनसे भी प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करवाई गई। अभी पहलगाम में जो जेनोसाइड हुआ, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार आक्रमण किए जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर पर। कब जवाब देंगे आप प्रधान पाकिस्तान को? उनको ढूंढ करके कब खत्म करेंगे? एक एक को खत्म किया जाना चाहिए अगर पाकिस्तान में छुपे हैं। और वैसे तो पाकिस्तान वो पहुंच ही कैसे गए, उनको यहीं रोक करके क्यों नहीं निपटाया गया? और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद यही कांग्रेस बेशर्मी के साथ पूछ रही थी हमारे कितने रफेल गिरे। यानी एक मैच जीतने के लिए, क्रिकेट का मैच जीतने के लिए कितने विकेट गिरे हैं, कितनी बॉल लगी हैं, उसमें कितनी वाइड हो गई, कितनी क्या हुआ, ये पूछने बैठ गए। और ये नहीं कहा कि ठीक है भाई, आप कम से कम मैच जीते तो हैं, आपने पाकिस्तान को घुटनों पर तो लाया है। ये ग्रंथि क्या है? क्या ये पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं कि जो उन्होंने देखा है पाकिस्तान का हश्र होते हुए, 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद होते हुए और उसको घुटनों पर आते हुए देखा है, और अमेरिका की भी बौखलाहट देखी है, क्योंकि उनके 2 ऐसे जगहों पर जहां उनके एसेट्स रखे हुए थे, वहां पर भी भारतीय सेना ने वार किया था। देखिए, शुरुआत करते हैं। आपने सतपाल मलिक की बात कही। सतपाल मलिक ने 2 बातें समझे। सतपाल मलिक ने पहले आए बाएं कहा, उसके बाद वही उसी करण थापर के इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था, उसी के चैनल पे दोबारा आके उन्होंने कहा। और मैंने सतपाल मलिक की वो वीडियो क्लिपिंग ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा था मैंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से जो कुछ भी कहा था सब झूठ था। अब करण थापर एकदम शॉक्ड, क्या क्या कह रहे हैं? बोले हाँ झूठ था। मैं अपनी पूरी बात वापस लेता। सतपाल मलिक जो बातें कह रहे थे वो यकीन के योग्य भी नहीं थी। वो कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल से निकल के आए और एक ढाबा ढूंढ के वहां से उन्होंने फोन किया। भारत का प्रधानमंत्री किसी भी तरह की संचार व्यवस्था से घंटों के लिए दूर हो जाएगा, ये अकल्पनीय है। लेकिन वो कह रहे थे बेवकूफी की बात। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आप ट्रंप से बात करें तो नाराज, आप मिलने ना जाएं ट्रंप से तो नाराज, आप ट्रंप की बात माने तो नाराज, नहीं ना माने तो नाराज। आपने अभी पुलवामा, आप उनका पहलगाम का हवाला दिया। पहलवान के आतंकवादियों को जब मार दिया गया तो उन्होंने कहा तो वो आतंकवादी ही नहीं थे। बताएं। देखिए, कांग्रेस जनता की नब्ज से हाथ खो बैठी।
और इसके चलते उसने समझ लिया कि विरोध के लिए ही विरोध करना विरोधी दल का काम है। ये भूल जाते हैं कि किस तरह पूरे विपक्ष ने इंदिरा गांधी को 71 के युद्ध में सपोर्ट किया था। तो एक मोटी सी बात है, सोशल मीडिया पे अक्सर कही जाती है, और मेरे ख्याल से उससे बेहतर बात इनके लिए नहीं कही जा सकती कि ये मोदी और भाजपा का विरोध करते करते देश विरोधी हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चिढ़ करके डेड इकोनॉमी बताया भारत को, और इतनी बेशर्मी दिखाई कि उसके भारत के कई महानगरों में ट्रंप टावर खड़े हुए हैं, और वो हमसे ट्रेड डील करने के लिए मरा जा रहा है। प्रधानमंत्री 75 साल के हुए तो बर्थडे विश किया, अभी दिवाली आई तो दिवाली की ग्रीटिंग्स दी, और फिर फोन किया। उनको कनाडा से वॉशिंगटन बुला रहे थे कि आप होते हुए निकल जाइए, प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, क्योंकि इतनी बयानबाजी कर चुके थे तब तक वो पीस नोबेल का पीस प्राइज लेने के लिए, कि उन्होंने सारी हदें और सारी कूटनीतिक मर्यादाएं ध्वस्त करके रख दी थी। तो प्रधानमंत्री काफी नाराज थे। फिर उन्होंने शर्मल शेख बुलाने की कोशिश की कि साहब 20-22 देश इकट्ठा हो रहे हैं, गाजा पीस समिट हो रही है, आप आ जाइए। मोदी जी नहीं गए, बल्कि जयशंकर को भी नहीं भेजा, वहां एक विदेश राज्य मंत्री को भेज दिया। वो यूएन भी नहीं गए, असेंबली को संबोधित करना था, जयशंकर को कहा कि आप चले जाओ। अभी आसियान समिट हो रहा है मलेशिया में, वहां ट्रंप आ रहे हैं, मोदी जी वहां भी नहीं जा रहे हैं। क्या ये नहीं समझते हैं कि भारत का स्टैंड क्या है या मोदी जी का स्टैंड क्या है? ट्रंप ने कहा कि डेड इकोनॉमी, तो राहुल गांधी ने सबसे पहले कैमरों पर आकर के ग्लैड शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि आप लोग नहीं जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। मतलब जो आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखता है, सोते जागते उठते हगते मूतते, वो डेड इकोनॉमी बता रहा है इंडिया की। पूरी दुनिया जानती है कि 11th लार्जेस्ट से हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर आ गए हैं। लेकिन राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी करके क्या कभी भारतीयों का दिल जीत पाएंगे, या इस रास्ते पर जाकर के कांग्रेस कहीं पहुंचेगी? देखिए साहब, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, उनको तो अब कोई सीरियसली लेता नहीं। अभी से कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ अपनी सारी बातचीत रद्द कर दी और ट्रेड डील कैंसिल कर दी, सिर्फ इसलिए कि कनाडा ने रोनाल्ड रीगन का एक विज्ञापन चला दिया था। अभी से कुछ घंटे पहले। उनको तो अब कोई उनके देश में या देश के बाहर सीरियसली लेता नहीं। अब उनको 3.5 साल झेलना है, हंस के झेल लीजिए, रो के झेल लीजिए, 3 साल। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, जिस आदमी का शेयर बाजार का पैसा 2.5 से 3 गुना हो गया पिछले 11 साल, वो आदमी दूसरों से कहता है कि शेयर बाजार से पैसा निकाल लो। आप सोच लें से, खुद तो तुम पैसा कमा रहे हो, मुनाफा कमा रहे हो, उसमें पैसा लगा के, मोदी सरकार में पैसा लगा के सीधे मुनाफा कमा रहे हो, दूसरों को समझा रहे हो ऐसा। तो राहुल गांधी क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, देखिए इन लोग, मुझे कभी कभी लगता है बयान देने से पहले सोचते भी नहीं। आप अपने देश, अभी इस बार धनतेरस पे और दिवाली पे जो शॉपिंग हुई है, उसने दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ दिए, दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कारों की बुकिंग ने, शॉपिंग ने, आपने देखा कैसा हुआ है। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस एक ही दिन में हुआ सर। जिस समय अमेरिका हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है, उस समय हमारी जो ग्रोथ रेट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। हम चौथे से तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर हैं। उत्तर प्रदेश, जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वो देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये सब सिरे से कोई आदमी अगर डिनाई ही कर दे, और कुछ लोग इस बात के लिए तैयार बैठे हैं कि आप कितना भी झूठ बोलिए, हम उसको स्वीकार करेंगे। सबको मालूम राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, पर मैंने कहा ना कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं।
क्योंकि कुछ लोग हैं जो भाजपा से नाराज हैं, कुछ मोदी से नाराज हैं, कुछ आरएसएस से नाराज हैं, कुछ हिंदुओं से नाराज हैं, कुछ हिंदुस्तान से ही नाराज हैं। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी के वोटर को कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। आप इसे देखिए कि लोग के अपने वोट बैंक फिट हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ती तो 1% उसको अपना वोट बैंक बनाना पड़ता है। ममता बनर्जी 32-33 से शुरुआत करती है, तेजस्वी यादव 19-20 से शुरुआत करते हैं, और यादवों को भी जोड़ लीजिए 30-31 से जो शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव 27-28 से शुरुआत करते हैं। तो एकदम फिक्स वोट बैंक हो गया है सबका अपना अपना। तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप सच बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, बल्कि वो तो झूठ बोलने में आपका साथ देते हैं सोशल मीडिया में। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सर। क्या राहुल गांधी अपनी हार से कोई सीख लेते हैं? क्योंकि तीसरा लगातार लोकसभा चुनाव हारे, 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुके, 2 राष्ट्रपति चुनाव हार चुके, 3 उपराष्ट्रपति चुनाव हार चुके, 3 बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव हार चुके। मेरे ख्याल से सेंचुरी तो लग गई। इसके बावजूद जब भी नए राज्य में चुनाव आता है, ये ऐसे मुद्दे उठाते। एसआईआर का विरोध, क्या मतलब है उसका? क्या कोई तर्क था? अच्छा, वोट चोरी का आरोप लगाना और प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया मंचों पर भी और वैसे भी एक मुहिम चलाना कि ये वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, क्या लोगों के गले के नीचे उतरता है? या प्रधानमंत्री पर अटैक करने के चक्कर में ये जो लोकल मुद्दे होते हैं राज्यों के, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, आप उनकी अनदेखी करके अपने सहयोगियों की भी संभावनाओं को क्षीण कर देते हैं। इसलिए तेजस्वी को अलग से एक यात्रा निकालनी पड़ गई। यानी आप लोकसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों के चुनाव हार चुके हैं। 3 राज्यों के चुनाव भाजपा जीत चुकी, 1 की नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 हेमंत सोरेन जीत चुके, और बिहार में भी आप इन हारों से कोई सीख लेने को तैयार नहीं है। देखिए, 2 बातें, एक तो हुई सीख, एक हुई शर्म। तो 6 पुश्तों से तानाशाह हैं, तो 6 पुश्तों के डायनेस्ट हैं, तो उनको लगता नहीं कोई इस लायक है जो उनको सिखा सके। यहां तक शर्म आने की बात है, मुझे लगता है 100 चुनाव हारते हारते किसी की भी शर्म समाप्त हो जाती है। पाकिस्तान को देख लें, दुनिया के सारे युद्ध हारा है, बाहर भी हारा है, घर में भी हारा है। उसके घर के चौथाई पाकिस्तान उसके कब्जे से निकल चुका। टीटीपी अलग है, बलोच लिबरेशन आर्मी अलग है, पीओके में अलग है, अफगानिस्तान उसको अलग पीटता है, भारत से अलग पीटता है, और उसके बाद फील्ड मार्शल का तमगा अलग ले लेता है। तो एक बार जब आप काफी हार लेते हैं ना, तो फिर वो दर्द खत्म हो जाता है और बेशर्मी का एक आवरण आ जाता है आपके सामने। एक बेशर्मी है। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, जहां जाते हैं वहां वो सीधे बताते हैं, आईबी से मुझे रिपोर्ट आई है कि मैं 2/3 बहुमत से आ रहा हूं, और सब जगह उनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो इसका, ये तो जहां तक सीख का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी किसी को इस योग्य समझते हैं कि 6 पुश्तों के राजा को आप कुछ सिखा सकें। और जहां तक शर्म का सवाल है, मुझे लगता है आप और हम भी होते हो 100 चुनाव हारे होते तो शर्म आनी तो बंद हो ही गई होती। और आखिर में ये जरूर जानना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी गलती है साहब? हालांकि वो एक बार लंदन में उन्होंने कहा था, प्रसून जोशी शायद एंकरिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं रोज 1-2 किलो गालियां खाता हूं, मेरी सेहत का राज यही है। तो उनको तो जितनी गालियां पड़ती हैं उनको फलीभूत होती हैं और वो और ज्यादा लोकप्रिय होते हैं और जनता और ठुक करके उनके साथ खड़ी होती है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर, जो आदमी 24/7 बाई 365 डेज लगातार काम ही कर रहा हो, कोई छुट्टियां ना ले रहा हो और राष्ट्र को ही समर्पित हो, अपनी संस्कृति को ही समर्पित हो, विरासत को पुनर्स्थापित और पुनर्प्रतिष्ठापित कर रहा हो, उसको रोज गालियां बकना उठ करके, अपने प्रवक्ताओं के द्वारा गालियां बकवाना, ये क्या इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लगातार रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं? देखिए, आप
आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इतने लंबे समय से, कई दशकों से उन्होंने एक छुट्टी नहीं ली, 24 घंटा काम करते रहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। किस लिए करते हैं? देश की प्रगति के लिए करते हैं। पर इस देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी भी है जो इस देश की प्रगति चाहती ही नहीं। वो इस देश को हारता हुआ देखना चाहती है, उस देश को पिटता हुआ देखना चाहती है, इसकी इकोनॉमी को डेड देखना चाहती है, उसको पाकिस्तान चीन से पिटते हुए देखना चाहती है, उसको डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर करते देखना चाहती है। तो उसको नरेंद्र मोदी का ये कार्य क्षमता और नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड और नरेंद्र मोदी का जो उन्होंने जो नतीजे दिए हैं उसको चिढ़ाता है, पसंद नहीं आता, उसको ही चिढ़ाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश में एक अच्छी संख्या ऐसे लोगों से है जो इस देश को जीतते देखना ही नहीं चाहते, तो उन्हें नरेंद्र मोदी का काम क्यों पसंद आए। दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो लाइक करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों को शेयर करें। इसके अलावा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अनुपम मिश्रा जी का घूमता आईना चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करें, उनको सहयोग करें। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू।